हेलो एवरीवन, हमने हमारे साइंस का सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फूड। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड है या हमारे दुश्मन है, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमारे लिए हमेशा क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल ही होते हैं, क्या वो हमेशा हमें डिजीज ही देते हैं, या वो हमारे फ्रेंड भी होते हैं और वो हमारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी करते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी हमारे लिए बनाते हैं। और वो फार्मर के भी फ्रेंड होते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड है। इवन एनवायरनमेंट को क्लीन करना है तब भी वही वर्क करते हैं और कोई नहीं करता। सो चैप्टर तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पीछे की तरफ गिवन होते हैं, एक्सरसाइजेस सब जगह होती है, तो उन्हीं एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है और साथ ही साथ चैप्टर को भी रिवाइज करते हुए चलना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इजी चीजें हैं। फिल इन द ब्लैंक्स तो किसको पसंद नहीं होते भाई, कई बार होता है हेल्प बॉक्स मिल जाता है, कई बार अगर हेल्प बॉक्स नहीं भी मिलता है तब भी हम इसमें आंसर्स तो बहुत इजीली गेस कर सकते हैं। सो पार्ट ए इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ। जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मीनिंग है बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल छोटे माइनर ऑर्गेनिज्म, और वो ऑर्गेनिज्म जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं भाई, हम तो चींटियों को भी देख पाते हैं, हम हर चीज को देख पाते हैं, तो फिर ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नेकेड आई से भी नहीं नजर आएंगे। तो देखो नेकेड आई से हमें ये सारे ऑर्गेनिज्म नजर नहीं आएंगे। क्या कोविड-19 आपको नजर आया था? क्या अरे बाहर जाएंगे तो अच्छा वो आ रहा है कोविड-19, नजर आया था? क्या नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि कौन से होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिनको कि हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो एक बिल्कुल सिंगल सेल से बने हुए होंगे, उनके अंदर तो 2 सेल भी नहीं होंगे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होंगे। तो जब नेकेड आई से नहीं देखेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा, कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट हमें इन्वेंट करना पड़ेगा जिसकी वजह से हम, जिसके हेल्प लेके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। तो एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने बनाया था वो इंस्ट्रूमेंट, वो ऑब्जेक्ट जिससे कि आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हो, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा कहते हैं ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप कहते हैं। एंड ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है ही, साथ ही साथ हम उनको कहेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। चले, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट मतलब इसी का पार्ट है बी, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देखो सॉइल की फर्टिलिटी को अगर एनहांस करना है तो क्या करना पड़ता है, उसको सारे न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिश रखना पड़ता है कि हमेशा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वे में, प्रॉपर क्वांटिटी में, एडिक्वेट क्वांटिटी में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो सॉइल हमारी धीरे 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 इनफर्टाइल होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखना है तो सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, एंड मेनली कुछ न्यूट्रिएंट्स बताए थे, दैट वाज NPK। N का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, P का मतलब फॉस्फोरस एंड K का मतलब पोटेशियम। तो मेनली जो फिक्स करने का काम होता है वो किसको करना पड़ता है, नाइट्रोजन को करना पड़ता है। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई न्यूट्रिएंट या ऐसी कोई गैस जिसको कि फिक्स करने की जरूरत है, उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसको यूजेबल फॉर्म में लाने के लिए, तो वो हमने पढ़ा था नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा था। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या करते हैं, उसी नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन, कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, किसको फिक्स कर रहे हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, ताकि सॉइल के अंदर फर्टिलिटी जो है वो सॉइल की एनहांस होती रहे, बढ़ती रहे, कम नहीं हो, इनफर्टाइल नहीं हो जाए हमारी सॉइल। और एक और रीजन होता है नाइट्रोजन को फिक्स करने का, बिकॉज नाइट्रोजन को हम रॉ वे में, रॉ फॉर्म में उसको हम यूज नहीं कर सकते, हम उसको कच्चे फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज तो हम एटमॉस्फेयर से ही ले लेते। लेकिन जब हम उसको रॉ फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले इसको फिक्स करना पड़ेगा, एयर से सॉइल में लाना पड़ेगा। और ये काम कौन करता है, तो एक तो करता है राइजोबियम और दूसरा कौन करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी करता है। और उसका परफेक्ट एग्जांपल आपको दिया था कि मैगी का, कि अगर मैं आपको रॉ मैगी लाके दूं और ऐसी कंडीशन में जहां पर आपके पास आग नहीं है, बनाने के लिए कोई सोर्स नहीं है, तो आप उस मैगी का यूज नहीं कर सकते। लेकिन हमें क्या कर चाहिए, अगर प्रिपेयर्ड मैगी है, बनी हुई मैगी है, हम उसको आराम से लेकर खा सकते हैं। तो बस वही है, जब नाइट्रोजन को फिक्स करके उसके कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो उसके बाद प्लांट बॉडी इजीली उसको यूटिलाइज कर लेगी और उससे सिंथेसाइज करके प्रोटीन बना देगी।
चले, पार्ट सी इज अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। अब अल्कोहल किससे प्रोड्यूस्ड होता है? अल्कोहल तो सुना ही होगा, और इसका नाम आते ही सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है? बोतल, है ना, कि बोतल खोल दो। चलो, तो हमें बोतलें नहीं खोलनी है, बिकॉज हम तो 8th स्टैंडर्ड में छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो बोतलें नहीं खोलेंगे, हम उसको पॉजिटिव वे में यूज करेंगे। हमें पता है कि अल्कोहल जो है वो बहुत सारी जगह पर यूज की जाती है। तो अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से प्रोड्यूस की जा सकती है? तो ये प्रोड्यूस की जा सकती है ईस्ट की फॉर्म, ईस्ट से इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। ईस्ट से जब अल्कोहल बन जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? भाई ये तो हमें क्लियर हो गया कि अल्कोहल बनाने में कौन हेल्प करता है? ईस्ट हेल्प करता है। लेकिन ईस्ट जब अल्कोहल बनाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। और ये फर्मेंटेशन में होता क्या है? तो ईस्ट क्या करता है? शुगर से बनाता है अल्कोहल, और साथ ही साथ क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। लेकिन इट डिपेंड्स कि आप किसको यूटिलाइज कर रहे हो, कौन ज्यादा क्वांटिटी में बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज हो जाती है। क्योंकि हमें पता है कि वाइन भी ईस्ट बनाता है और फर्मेंटेशन से ही बनाता है, विस्की भी ईस्ट बनाता है, बियर भी ईस्ट बनाता है, तो फर्मेंटेशन से ही तो बन रहा है। और साथ ही साथ वही फर्मेंटेशन, इस फर्मेंटेशन वर्ड से ही, ठीक है हम ये दोनों चीजें चेंज कर लेते हैं, लेकिन फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस भी है जो कि विनेगर बनाने में भी हेल्प करता है। तो आई होप कि इतनी चीज तो क्लियर हो गई है कि अल्कोहल बनाने में कौन हेल्प करेगा? ईस्ट करेगा। कौन से प्रोसेस से करेगा? फर्मेंटेशन से करेगा। चले, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉलेरा इज कॉज्ड बाय। अब हम सब अच्छी अच्छी चीजें जब पढ़ रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दही बना के देता है, वो हमें अल्कोहल बना के देता है, वो हमें विनेगर देता है। विनेगर तो हमारे लिए मतलब डिलीशियस चीजों में आता है। क्यों? क्योंकि वो चाइनीज में यूज किया जाता है, और चाइनीज के बाद अगर मुंह में पानी ना आए उसको देख के, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। चलो, तो लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बैड वाला पार्ट भी है। कौन सा है? तो वो हमें डिजीज कॉज करता है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सी डिजीज कॉज करता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हमें पूछा गया है कि कॉलेरा जो है वो किसकी वजह से होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लिखना है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे पार्ट्स हमने पढ़े थे। तो कॉलेरा कॉज होता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। कॉलेरा कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया कॉज करता है। कॉलेरा क्या कौन कॉज करेगा? बैक्टीरिया कॉज करेगा। फाइन भाई, हमने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला पढ़ा था बैक्टीरिया। कौन सा था ये प्रिमिटिव टाइप का ऑर्गेनिज्म था, जो सबसे एंशिएंट टाइम पे सबसे पहले आया था अर्थ के ऊपर। और इसका जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर था वो बहुत ज्यादा सिंपल था। सेल का जो एक सिंपल स्ट्रक्चर हमने देखा था, एक कॉमन स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें भी सबसे सिंपल टाइप का जो स्ट्रक्चर था सेल का, वो किसका था? बैक्टीरिया का था। उसके बाद धीरे 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 इवोल्यूशन हुआ, मॉडिफिकेशंस हुए, तब जाके धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने, और बहुत सारे एक कॉम्प्लेक्सिटी आ गई सेल के अंदर, और उसके बाद मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद हम आए। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पहले सेल की, तो वो कौन था? वो बैक्टीरिया था। और वही बैक्टीरिया क्या कॉज करता है? कॉलेरा कॉज करता है। चले आगे बढ़ते हैं, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इनके आंसर्स को। चलो नेक्स्ट इज टेक द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज है, और ये हमारे फेवरेट क्वेश्चंस में आता है। वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चन है ये हमारा एमसीक्यू। जब बात होती है एमसीक्यू की ऑब्जेक्टिव टाइप है, अरे तब तो हो जाएगा आंसर, क्यों नहीं होगा? जय माता दी ए और जय माता दी बी करेंगे तब भी आंसर हो जाएगा। तो हमें ऐसे एग्जाम में करना नहीं है, ऐसे नहीं कि जय माता दी ए और जय माता दी बी लिख के आओ, नहीं ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। अच्छे से आंसर को लर्न करके जाना है। हर चीज माइंड में ऐसे फिट होनी चाहिए, ना कि अगर नींद में भी कोई उठा के पूछे ना, तो बोला हमें पता है, लवीना हमने सिखा दिया था हम लोगों को कि ये चीजें होती है और इस टाइप से आंसर देना होता है। चलो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। ये हमने अभी पढ़ा है, और इसको हम कैसे भूल सकते हैं? एक बॉटल तो कैसे बिल्कुल नहीं भूल सकते हम। एक वाइन की ग्लास हो, एक अच्छा सा म्यूजिक चल रहा हो, और एक बड़ा सा मतलब एक कहते हैं ग्राउंड हो, जिसके अंदर अच्छी सी पार्टी चल रही हो, ग्रैंड लेवल की पार्टी चल रही हो। तो ये सारी चीजें हमारा एक कहते हैं ना सपना होता है सबका, कि इस टाइप की पार्टीज में हमें जाना है। तब कब जा पाएंगे? जब हम मिलेनियर्स में आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली लाइफ में एक बार ऐसा सपना सबने देखा होता है, और बनते भी है मिलेनियर्स, ऐसा नहीं है कि नहीं बन पाते। और उन पार्टीज में जाने का मौका भी आई विश कि सबको मिले आप लोगों को। चलो, तो यहाँ वापस आ जाओ मैं। अब हमें याद हो जाएगा कि ईस्ट जो है किसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, किसके प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। तो ये यूज किया जाता है अल्कोहल बनाने में। देखो फर्स्ट क्या था? शुगर। अब इतना तो हमको पता है भाई, इतनी बार हम पढ़ चुके हैं कि शुगर से ही तो ईस्ट कुछ बना रहा होता है। तो शुगर कैसे बनाएगा बेचारा? शुगर तो ऑलरेडी इसके पास मिली हुई है। शुगर ही तो ईस्ट को अट्रैक्ट करता है। ईस्ट आएगा शुगर पे, शुगर को ईट करेगा, खाएगा उसको, और उससे क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। अल्कोहल बनाएगा, बियर हो गई, आपकी वाइन हो गई, विनेगर हो गया, ये सारी चीजें किसकी वजह से बनती है? ईस्ट की वजह से बनती है। तो क्या बनाएगा वो? अल्कोहल बनाएगा। फाइन, चलो
द नेक्स्ट थिंग इज द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इनमें से कौन ऐसा है जो कि एंटीबायोटिक है? ईस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर लर्न नहीं रहे नाम कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंसिल आउट करते जाओ, एलिमिनेट करते जाओ। तो ये एलिमिनेशन मेथड जो है वो एमसीक्यू में हमेशा काम में आता है। अभी 8th 9th में काम आए ना आए, लेकिन जब आप 12th के बाद कंपटीशन एग्जाम फाइट करोगे तो हमेशा आपके लिए एमसीक्यू के अंदर एक एलिमिनेशन मेथड जरूर काम आएगा कि हमें आंसर नहीं पता है, लेकिन फिर भी 4 ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 क्यों नहीं हो, हमें पता होता है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बाकी भले आंसर हो नहीं हो, लेकिन ये वाला पॉइंट तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, उसको कैंसिल कर दो। तो ऑटोमेटिकली आपके लिए जब ऑप्शंस कम हो जाएंगे तो आंसर भी कहीं ना कहीं से निकल के तो आ ही जाएगा। चले, सो एंटीबायोटिक कौन होते हैं? तो एंटीबायोटिक अल्कोहल तो नहीं हो सकता, वी आर वेरी श्योर, अल्कोहल नहीं हो सकता, कैंसिल कर दो। ईस्ट नहीं हो सकता, छोड़ दो, बिल्कुल कोई बात नहीं। चलिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, हमें ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहीं सुना सुना सा लग रहा है, बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा होगा, बेकिंग पाउडर याद कर लो भाई। चलो, तो ये भी नहीं है एंटीबायोटिक, क्योंकि हम घरों के अंदर कभी भी हम घर के वो मीठा सोडा, कुछ खार, पता नहीं क्या क्या, नमक, शक्कर, लहसुन, अदरक, ये सारी चीजें हम एंटीबायोटिक्स में यूज नहीं करते हैं। फाइन, तो एंटीबायोटिक में कौन सा जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन जाएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन किस में जाएगा? एंटीबायोटिक। मतलब एंटीबायोटिक कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन है। पेनिसिलिन भी है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है, और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो सबसे पहली चीज जो हमारे माइंड में आनी चाहिए एंटीबायोटिक का नाम सुनते ही कि अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, इसका मतलब है कि इजी नाम तो हो ही नहीं सकता, कॉम्प्लिकेटेड नाम ही होगा। और जिसको डॉक्टर अपनी हैंडराइटिंग में इस तरह से लिखेगा कि हमें तो एबीसीडी भी समझ नहीं आएगी उसकी, तो वर्ड तो हम बहुत दूर की बात हो जाती है कि हम उसको समझ लेंगे। तो एंटीबायोटिक को आई थिंक आंसर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ हमने एलिमिनेट किया, हमारा आंसर आ गया। नाम हमें नहीं याद था, मुझे याद था, ओके चलो, इट मे बी पॉसिबल कुछ बच्चों को नाम नहीं याद होते हैं, तो कोई बड़ी चीज नहीं भाई, छोटे छोटे बच्चे हो आप, इतने बड़े बड़े नाम है कहाँ से याद करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलिमिनेट करते जाओ आंसर्स को और आपको ऑटोमेटिकली अपना आंसर मिल जाएगा। फाइन, चलो, आई होप कि अब ये चीज तो क्लियर हो गई है और ये हमेशा अब याद भी रहेगा आपको। चले आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआन इज, कैरियर कौन सा है मलेरिया कॉजिंग का? अब मुझे एक बात बताओ, इन सबको छोड़ो एक बार, हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जब बारिश का मौसम होता है और हमारे घर पे जब वो घर के बाहर, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर बारिश का जब पानी आता है वो घर के बाहर ही आता है, अंदर नहीं आता है। तो जो घर के बाहर पानी भर जाता है और जब नाव चलती है उसके अंदर हमारी कश्तियां चलती है, तो उन कश्तियों को डिस्टर्ब करने के लिए कौन आ जाते हैं? उन कश्तियों पे सवार होने के लिए कौन आ जाते हैं? हमारे मच्छर आ जाते हैं। भाई हमारे नहीं है, ठीक है, मच्छर आ जाते हैं, बहुत अजीब से मच्छर जिसको हम सोचते हैं कि नहीं ये दूर रहना चाहिए हमसे, आके सिर्फ क्या करते हैं? हमारा खून सक करते हैं। फाइन, देखो क्या हुआ, जब बारिश आई तो बारिश का पानी जो हमारी नावें कश्तियां चलती है उसके ऊपर कौन बैठने आया था? मच्छर हमारा उस कश्ती पर बैठने आया था। भाई हम तो जाके उस पेपर की बोट पे बैठ नहीं सकते ना, बड़े हो गए अब तो, है ना। चलो, तो उसके ऊपर कौन बैठना है? मच्छर बैठना है, लेकिन हमें वो पसंद नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें मम्मी ने सिखा दिया था कि उन मच्छरों से दूर रहना, डेंगू मलेरिया बहुत फैल रहा है। टीचर ने भले सिखाया नहीं सिखाया हो, किताबों ने भले सिखाया नहीं सिखाया हो, लेकिन मम्मी ने सिखा दिया था कि मच्छरों से दूर रहना, मच्छर नहीं काटने चाहिए। तभी तो हमारे घर में कॉइल लगाते हैं, हम ऑल आउट लगाते हैं हमारे घर में, गुड नाइट भी लगाते हैं हमारे घर में, ताकि क्या नहीं हो, मच्छर घर में ना आए। क्यों? क्योंकि मच्छर क्या करते हैं? हमेशा हमें मलेरिया और डेंगू फैला देते हैं। तो अब मुझे लगता है कुछ कुछ चीजें याद आ रही होगी आपको कि मलेरिया जो है किसकी वजह से फैलता है? मच्छर की वजह से फैलता है। अच्छा, ये चीज तो हमको सिखा दी गई थी। चलो एक काम करती हूँ, अब मैं आपको एक नई चीज सिखाती हूँ कि मलेरिया मच्छर से नहीं फैलता है। अब ऐसे ना जाके पता, ऐसे नहीं होना कि मैम क्या बोल रहे हो, कि मैम को शायद कुछ पता नहीं है, मच्छर से ही तो फैलता है, मम्मी ने तो बताया था कि मच्छर से ही फैलता है। तो नहीं, मच्छर क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कैरियर होता है। देखो, मलेरिया का कैरियर कौन होता है? मच्छर होते हैं। लेकिन अब कौन सा मच्छर? मलेरिया किससे फैलेगा? प्रोटोजोआन से फैलेगा, ये भूलना बिल्कुल नहीं है। मलेरिया किससे फैलेगा? प्रोटोजोआन से फैलेगा। प्रोटोजोआन कौन सा? तो प्लाज्मोडियम, ये हमने याद किया था। प्लाज्मोडियम नाम का एक ओहो, यहाँ भी मच्छर लगा दिए क्या? कोई बात नहीं, चलो चलिए, प्लाज्मोडियम, इस मच्छर को देख के मुझे ऐसा लगा कि इतना बड़ा मच्छर भी होता है क्या? कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ, फिर से थोड़ा दूर हो जाता है इससे, ये काट ना ले हमको, क्योंकि हमें मलेरिया नहीं चाहिए। सो ये जो प्रोटोजोआन है, कौन सा प्रोटोजोआन है जो कि मलेरिया कॉज करता है? तो मलेरिया कॉज करने वाले प्रोटोजोआन को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम इतना ज्यादा रॉयल है, इतना पैसा है इसके पास में, कि ये खुद चल के नहीं आता है हमारे पास।
ये अपना प्राइवेट जेट लेके आता है। तो अपना प्राइवेट जेट इसका कौन है? तो इसका प्राइवेट जेट है ये जो भाई साहब अभी बैठे हैं ना, जिनसे हम दूर भाग रहे हैं कि हमें ना काट ले। तो ये प्राइवेट जेट, इसका जो प्राइवेट जेट है वो कौन है? वो है मच्छर, मॉस्किटो। अब कौन सा मॉस्किटो? भाई साहब इनके भी तो नाम है, आपके भी तो नाम होंगे, आज मेरा भी एक पर्टिकुलर नाम है भाई। आप जाके ऐसे थोड़ी ना बोलोगे अरे यार वो स्कोरशाला में पढ़ाती है ना एक मैडम जो कि साइंस पढ़ाती है, बायोलॉजी पढ़ाती है, फिजिक्स पढ़ाती है, ये पढ़ाती है, वो पढ़ाती है, ऐसे थोड़ी ना जाके बोलोगे। यही बोलोगे ना हाँ हम लवीना मैम से पढ़ के आए हैं, स्कोरशाला से पढ़ के आए हैं। सो इसका भी एक नाम है, इज्जत से है इसका नाम। कौन सा नाम है इसका? तो इसका नाम है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। वैसे भी फीमेल से दूर रहना चाहिए बच्चों, फीमेल से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, उनका नाम तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। चलो, सो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो ये प्लाज्मोडियम का कैरियर होता है, मतलब कि मलेरिया कॉज करने वाले प्रोटोजोआन का कैरियर होता है, ये उसको लेकर आता है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मोडियम का जो प्राइवेट जेट है जिसके ऊपर वो बैठ के आता है वो है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। इनके ऊपर बैठकर प्लाज्मोडियम क्या करता है? देखो बेसिकली प्लाज्मोडियम कहाँ रहता है? तो प्लाज्मोडियम जो है वो एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी के अंदर फैलेगा। तो जो हमारी नाव और कश्ती जो उस पानी के अंदर चल रही थी उसी के अंदर क्या है? प्लाज्मोडियम है। अब प्लाज्मोडियम का तो खुद का एक अलग ही रॉयल रुतबा है, ठीक है, तो वो आपके हाथ पे डायरेक्ट आके और आपकी बॉडी में एंटर नहीं होगा कि मैं क्यों, मैं अपने प्राइवेट जेट लेके आऊंगा। तो वो जो प्राइवेट जेट है, मतलब ये जो मॉस्किटो है, ये इसके ऊपर बैठेगा और उसके बाद आपकी बॉडी के ऊपर आएगा और ये प्लाज्मोडियम, ये जो मॉस्किटो है उससे उतर के हमारी बॉडी में एंटर हो जाएगा और सीधा हमारे जाके लीवर सेल पे अटैक कर देगा। और लीवर सेल पे ही अटैक क्यों करेगा? क्योंकि हमारे लीवर सेल के अंदर ना खाने के बहुत सारे आइटम होते हैं, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट, आइसक्रीम, मतलब कॉफी वॉफी, कोल्ड कॉफी, फिर कैपेचिनो, फिर एक एक्सप्रेसो, बहुत सारी वैरायटी वहां पे मिल जाती है। दैट इज वाई प्लाज्मोडियम जो होता है सबसे पहले जाता है और लीवर सेल पे अटैक करता है और उसके बाद हमें क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। फाइन, सो आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई है कि प्रोटोजोआन कौन सा है? प्लाज्मोडियम है, जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है? मलेरिया हो रहा है। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आता है, इसका एक कैरियर है। कौन है? मॉस्किटो है। कौन सा मॉस्किटो है? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है जो इसको लेकर आता है। अब देखो इसमें से आप कैंसिल कैसे कर सकते हो? तो बटरफ्लाई हमारे घर में कभी आके और हमें कोई बीमारी फैलाती है? मैंने तो नहीं सुना कभी भी कि बटरफ्लाई आ रही है और हमें बीमारी फैला रही है। नहीं हो सकता। अगर नाम नहीं याद रहे तो इसके लिए है कि एलिमिनेट कैसे करोगे आप? बटरफ्लाई को एलिमिनेट कर देना पहले ही कि भाई साहब बटरफ्लाई तो हमें कभी भी डिजीज नहीं फैलाएगी। बटरफ्लाई बहुत सुंदर होती है, कितनी क्यूट सी बटरफ्लाई होती है, उसको कैसे बना सकते हैं? चलो, कॉकरोच है, कभी हमारी बॉडी पे बैठता है क्या? नहीं, कभी नहीं बैठता। और ये मौसम देख के भी नहीं आता, ये भाई साहब तो कभी भी घूमते रहते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, ये हमेशा हमें हमारे घर के अंदर कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, कॉर्नर्स के अंदर मिल जाएंगे, कहीं नेट में से निकल के आएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल निकल के आते हैं। तो ये एटलीस्ट नहीं फैलाते, क्योंकि हमें पता है कि मलेरिया कब होता है? जब मॉस्किटोज आसपास में होता है, जब बारिश का मौसम होता है। तो कॉकरोच तो मौसम देख के नहीं आया, तो मतलब इसने भी नहीं फैलाया होगा, तो ये गुनहगार नहीं है, कोई बात नहीं। उसके बाद हाउस फ्लाई है, ये सिर्फ कब आती है? जब इसको घर में मीठा दिखता है। हमारे घर में जब मीठा होता है, त्योहारों का सीजन होता है और ये भाई साहब आ जाते हैं हमारे घर के अंदर, तो ये भी नहीं फैलाते हैं, ये बीमारियां फैलाते हैं, ऐसा नहीं फैलाते, लेकिन एटलीस्ट ये हमें मलेरिया जैसी भयानक बीमारी हमें ये नहीं देते, तो इनको भी हम क्रॉस कर देते हैं। फाइन, चलो इसको भी हमने क्रॉस कर दिया। अब इसको क्रॉस करने के बाद क्या बचा? ये कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपको नजर आए ना, आपको याद रहेगा ये और आप इसको भूलेंगे नहीं। अच्छा अब ले लो, चलो क्रॉस कर दो इसको भी। फाइन, चलो, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब तो मुझे लगता है आपको इतना अच्छे से याद रहेगा ना कि आपको नींद में भी कोई पूछेगा ना मलेरिया, तो बोलेंगे अरे नहीं प्लाज्मोडियम। चलो आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज? मोस्ट कॉमन कैरियर कम्युनिकेबल डिजीज का। अब कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? क्या डिजीज हमसे बात करती है? नहीं करती है ना डिजीज हमसे बात, कि भाई साहब हम आपके पास आ जाए क्या? ये बोलती है क्या कि भैया दीदी हम आपके अंदर आ जाए क्या, हम आपको ये वाली डिजीज कॉज कर रहे हैं, कर दे क्या, मैं मलेरिया का हूं, कर दो क्या? नहीं बोलता है, कभी भी डिजीज हमें आके ऐसे बात नहीं करती। बट कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे से फैल जाती है। जनरली जब किसी को खांसी जुकाम होता है तो हम उसके आसपास में कम भटकते हैं, हम उसको बोलते हैं कि नहीं, जब आप खांस रहे हो, जब आप छींक रहे हो, तो अपने फेस के ऊपर एटलीस्ट अपना हैंकरचिफ रखो। वाई? क्यों नहीं उसके पास जाके हम बैठ जाते? क्यों नहीं उसी के साथ में हम खाना खा लेते? थोड़ा हम उससे दूर क्यों भागते? थोड़ा एक दूसरे से दूर भागना होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि वो जो डिजीज है वो हमें फैल जाएगी। अब किसी का हेडेक हो रहा था, वो उसके पास जाके बैठते भी है, हम उसको सिर भी दबाते हैं, उसको बाम लगाते हैं, उसको मेडिसिन भी देते हैं, खाना भी खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन सर्दी जुकाम होता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम उस पर्टिकुलर पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से थोड़ा हम डिस्टेंस में रहे। क्यों? क्योंकि वो हमें डिजीज फैल सकती है। वायरल जब होता है, जब मौसम चेंज होता है और वायरल फीवर फैलने लगता है, उस टाइम पे भी क्या किया जाता है?
लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि हमें वो डिजीज ना हो। तो वो जो डिजीज जो एक दूसरे को बहुत इजीली हम फैला सकते हैं, इजीली फैल सकती है, पानी से फैल जाएगी या फिर खाने से फैलेगी या हवा से फैलेगी, हवा में जो वायरस उससे फैल जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। अब जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसका भी कोई ना कोई कैरियर तो होगा ही होगा, कोई ना कोई कैरियर तो होगा। कौन होता है? क्या आंट होती है? क्या नहीं हो सकती, आंट कभी भी नहीं हो सकती। आंट अगर यहाँ है तो वहां से वहां चली जाएगी बेचारी, वो इसको शुगर से मतलब है और तो किसी से मतलब ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। बहुत मेहनती है ना ये तो। चलो, ड्रैगन फ्लाई। अब हमारे घर में कभी ड्रैगन फ्लाई हमने देखी है? ऐसा है क्या कि हर टाइम हमें ड्रैगन फ्लाई इधर उधर उधर कहीं ना कहीं दिखती रहती है? नहीं दिखती है ना, बिल्कुल नहीं दिखती है। वो हमें बहुत रैंडम केसेस में हम ड्रैगन फ्लाई देख सकते हैं। मिल भी जाएगी तो एक दो मिल जाएगी, पूरे घर में ड्रैगन फ्लाइज नहीं घूमेगी हमारे घर में, तो ये भी नहीं हो सकता। कैंसिल कर दो इसको भी। अब क्या बचा? स्पाइडर। बेचारे साइड में बैठे रहते हैं, ये तो हमारे घर के अंदर आके अपना घर बना के चुपचाप बैठ जाते हैं, हमारे ऊपर नहीं चढ़ते हैं हमेशा ये बैठ के, तो स्पाइडर भी नहीं होगा। अब कौन बचा? हाउस फ्लाई। ये फैला सकती है? बिल्कुल फैला सकती है। क्यों फैला सकती है? क्योंकि हमारे कांटेक्ट में आती है। हाउस फ्लाई है, आज किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे जाएगी, फिर बी पे जाएगी, फिर सी पे जाएगी, फिर डी पे जाएगी, फिर बहुत जो कहते हैं ना फीसेस होंगे उनके ऊपर जा सकती है, काउ डंग पे जा सकती है, गंदी चीजें होती है वहां जा सकती है, कचरे पे जा सकती है, वेस्ट मटेरियल पे जा सकती है, वहां से फिर घूम घाम के हमारे ऊपर आ सकती है, किसी भी खाने पे बैठ सकती है। तो ये क्या कर रही है? ये डिजीज ही तो फैला रही है, ये जर्म्स को तो इधर से उधर ट्रांसफर कर रही है। राइट? एम आई राइट? ओके, अब तो याद हो जाएगा कि हाउस फ्लाई जो होती है, हाउस फ्लाई क्या है? कॉमन कैरियर है कम्युनिकेबल डिजीज का। अगर हमको लगता है कि कोई डिजीज जो है वो फैल सकती है एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, तो कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं, चुपचाप बैठ जाओ, हाउस फ्लाई अपना अपना काम कर देगी और सामने वाले पर्सन से डिजीज लाके जो उसके सामने जो बैठा है उसको दे देगी। ठीक है, तो हाउस फ्लाई क्या होती है? कम्युनिकेबल डिजीज की कैरियर होती है और इनसे हमेशा क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, त्योहारों का सीजन होता है तो मेहमान आए ना आए ये जरूर हमारे घर में पहुंच जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ। अभी ब्रेड और इडली का जो डो होता है वो एकदम से फूल क्यों जाता है? आपने देखा होगा ब्रेड बनाते टाइम, अच्छा ब्रेड तो चलो हम घर में नहीं बनाते, मार्केट से ही ले आते, इतनी मेहनत नहीं करते। इडली तो हमारे सबके घर में बनती है, लेकिन जब इडली बनाई जाती है तो मम्मा क्या करती है? अपने उस बैटर को, सूजी को घोल के रखती है और बैटर को कहाँ रख देती है? भाई एक जगह रख देगी, 4-5 आवर तक उसको रखा हुआ रहने देगी। लेकिन कभी उसको नोटिस किया है? उसको देखा है कभी? जब आप उसको रखते हो और जब आप 4-5 घंटे बाद फिर उसको देखते हो, दोनों में एक बार देखना बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा आपको। आपको लगेगा यार ये बैटर तो इतना सा था, ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आ गया, इतना ये ऊपर कैसे आ गया, फूल कैसे गया? सोचने वाली चीज है ये, बहुत इंटरेस्टिंग सी भी है। और उसी फूलने की वजह से ही क्या होता है, हमारी इडली बहुत ही स्पॉन्जी सी बनती है, बहुत सॉफ्ट सी बनती है। अदरवाइज हम खाएंगे थोड़ी ना उसको, हमें तो सॉफ्ट चाहिए होती है। चलो, तो ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ, क्यों राइज हो जाती है? ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल की वजह से राइज हो जाती है। और ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। देखो हीट वाला कॉन्सेप्ट तो भूल ही जाए हम, सर्दी में भी ऐसा ही होता है ना, तो जरूरी थोड़ा सिर्फ गर्मी में ही होगा। सर्दी जब होती है तब भी तो यही होता है कि जो इडली का डो अगर आपने रखा है उसका अगर बैटर आपने रख दिया है तो वो एक टाइम के बाद फूल जाएगा। तो अगर हीट वाला कॉन्सेप्ट होता तो सर्दी में नहीं फूलना चाहिए था, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ग्राइंडिंग, क्या बैठ के उसको ग्राइंड करते हो? मिक्सर में चलाते हो? नहीं चलाते। नीडिंग कर रहे हैं क्या? वो भी नहीं कर रहे हम तो फिर क्या हमने उसे रखा है उसको, तो रखा है तो क्या होगा? ओनली ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल। इसके अंदर हमने क्या डाला है? ईस्ट डाला है, जिससे क्या होगा? ईस्ट सेल की ग्रोथ होगी। ईस्ट सेल क्या करेगा? जो सूजी है या जिस हम जो इडली बनाने के लिए जो बैटर बनाया हमने उसके अंदर भी क्या है? लैक्टोज शुगर है, शुगर के कॉन्सेप्ट है, शुगर है उसके अंदर, लैक्टोज है। तो क्या करेगी ये ईस्ट? उस पे जाएगी, उसको ईट ऑन करेगी और उसके बाद क्या होगा? उससे अल्कोहल बनाएगी और CO2 बनाएगी, यानी कि फर्मेंटेशन करेगी। डोंट फॉरगेट कि फर्मेंटेशन होगा वहां पर। और उससे क्या बनाएगी? उससे अल्कोहल और CO2 बनेगा। अल्कोहल तो बहुत कम क्वांटिटी में होता है तो वो रिलीज हो जाता है, CO2 है वो भी रिलीज हो रही थी लेकिन वो ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रही थी, तो उसकी वजह से क्या होता है? वो इडली का जो बैटर है वो फूल जाता है। वैसे ही ब्रेड का जो डो होता है वो भी ऐसे ही फूल जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि शुगर को अल्कोहल में कौन कन्वर्ट कर रहा है? यीस्ट कर रहा है। प्रोसेस इज फर्मेंटेशन। प्रोसेस कौन सा है? फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये। फाइन, देखो इसमें भी हम कहना एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इन्फेक्शन है क्या? नहीं, शुगर से अल्कोहल बन रहा है, इन्फेक्शन किस बात का भाई? नहीं, ये तो भूल जाओ उसको। मोल्डिंग हो रही है क्या? तो ब्रेड मोल्ड हमने पढ़ा है, फंगस को बोलते हैं। तो शुगर से अल्कोहल क्या फंगस बनाती है? नहीं बनाती है, इसको भी कैंसिल कर दो। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन का तो नाम ही नहीं आया। जब नाइट्रोजन का नाम ही नहीं आया तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे हो सकता है?
सो लास्ट के बचा हमारे पास फर्मेंटेशन, और वैसे भी फर्मेंटेशन आपको याद होना चाहिए। दिया किसने था ये भी याद होना चाहिए, ये दिया गया था 1857 में। 1857 में बताया गया था फर्मेंटेशन के बारे में, और किसने बताया था ये बताया था लुईस पाश्चर ने। लुईस पाश्चर नाम के एक भाई साहब आए थे, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि भाई 1857 में कि एक फर्मेंटेशन नाम की चीज होती है, यानी कि एक प्रोसेस है जो कि शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है, और कौन करता है, ईस्ट करता है। चल आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे आके हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज मैचअप्स। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलो मैचअप्स में क्या होगा, तो कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, आपको क्या करना होता है, आंसर या तो इसके सामने लिखना होता है, या इनको मैच करना होता है, या उनके सामने उसका नंबर लिख देना होता है। देखिए द फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया इनमें से चेक कर ले क्या करता है, बैक्टीरिया क्या नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहा है, या वो सेटिंग ऑफ कर्ड कर रहा है, या फिर बेकिंग ऑफ ब्रेड कर रहा है, या कॉजिंग मलेरिया, या कॉजिंग कॉलेरा, या कॉजिंग एड्स, या फिर प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, क्या कर रहा है। तो हमने अभी भी देखा था बेसिकली नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम करता है, उसके अलावा क्या करता है, कॉलेरा को कॉज करता है। अभी जब हमने एमसीक्यू पढ़े थे, नहीं सॉरी फिलिप्स पढ़े थे, जब हमने फिलिप्स पढ़े थे तो हमने उसमें देखा था कि कॉलेरा को कौन कॉज कर रहा है, बैक्टीरिया कॉज करता है, तो कॉलेरा को कौन करेगा, बैक्टीरिया कॉज करेगा। ठीक है चलो आगे आ जाओ, राइजोबियम। देखो बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग में भी काम आ रहा है, लेकिन हमने उसको भी मैच नहीं किया, क्योंकि हम देखेंगे अगर कुछ नहीं होगा तो मैच कर देंगे। राइजोबियम है, राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करेगा। चलो लैक्टोबैसिलस क्या होता है, तो लैक्टोबैसिलस नाम तो हमारे माइंड में मतलब ना सेट हो जाना चाहिए कि जो दूध होता है उसके अंदर क्या करते हैं, हम कुछ थोड़ा सा दही डालते हैं और उससे वो पूरा का पूरा दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इतना जो जादू होता है ना दूध से दही में कन्वर्ट होने वाला, तो ये जो मैजिक है ये कौन करता है, ये लैक्टोबैसिलस करता है। ये लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, कर्ड बनाता है हमारे लिए। ईस्ट क्या करेगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड। ईस्ट क्या कर रहा है, ब्रेड बना रहा है, हमने अभी अभी पढ़ा है, तो फर्मेंटेशन करता है, CO2 बनाता है, अल्कोहल बनाता है, और इससे क्या होता है, ब्रेड की बेकिंग में भी हेल्प करता है। इसी की वजह से ब्रेड जो है एकदम स्पॉन्जी सॉफ्ट सी बनती है, बीच में इतने होल्स होते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो वो सॉफ्ट नहीं बनेगी, और सॉफ्ट नहीं होगी तो फिर हम ब्रेड को खाएंगे नहीं। तो जब ऐसा होता है ना कि घर में जो कई बार होता है कि नई जो लड़कियां बड़ी हो रही होती है तो उस टाइम पे उनको कुकिंग का शौक होता है, तो वो धीरे धीरे क्या करती है, यूट्यूब से देख देख के बहुत सारी चीजें बनाती है। तो जब एक बार मुझे याद है, जब मैंने एक बार केक बनाने की ट्राई की थी, तो जो फर्स्ट टाइम जो मेरा केक बना था मतलब बहुत ही हॉरिबल था वो। क्यों था, क्योंकि जो ब्रेड थी मेरी वो स्पॉन्जी हुई ही नहीं थी, उसके अंदर होल्स आए ही नहीं थे। आई वाज लाइक उसको देख के कि अब मैं इसको क्या करूं, मतलब मैं घर पे दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, बाहर ले जाऊं किचन से, यहीं पे इसको कर दूं पूरा। फिर जब मैंने टेस्ट किया तो ऐसा लगा था कि हलवा है क्या यार, ये क्या बनाया है, क्या ये केक है, क्या ये ब्रेड है, या ये हलवा है। तो एक्चुअली वैसे हो जाता है। सो यीस्ट क्या करता है, ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड में हेल्प करता है और उसको स्पॉन्जी बनाने में भी हेल्प करता है। चले और प्रोटोजोआन क्या करता है, तो प्रोटोजोआन के बारे में तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो अपना प्राइवेट जेट लेकर आता है, क्या करता है, ये मलेरिया को कॉज करता है। देन आ जाओ वायरस पे। अब वायरस क्या करेगा, तो वायरस के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि वायरस लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है, ये एकदम उसकी बॉर्डर लाइन पे रहता है, और ये एड्स को भी कॉज कर सकता है। कि एड्स का जो वायरस होता है वो कौन सा है, HIV होता है। HIV वायरस है जिसकी वजह से एड्स फैलता है, तो यानी कि वायरस क्या करेगा, एड्स फैलाएगा। अब ये जो प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज है ये तो है ही नहीं, खत्म हो गया हमारा, तो लास्ट ऑप्शन है ही नहीं, बात खत्म, आंसर मिल गया। एक एक्स्ट्रा दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, अदरवाइज ऐसा होता है ना कि हम बाकी सब ढूंढ लेते हैं, एक रहता है तो इधर भी तो एक ही होता है, मैच कर देते हैं और फ्री, ऐसा नहीं करना है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे आंसर्स जो आपको लिखना है, इस फॉर्म में आंसर लिखने हैं आपको एग्जाम में, ऐसा नहीं कि एरो बना दिए हो गया, नहीं, हमेशा आंसर इस फॉर्म में लिखने होते हैं। एक आपने लिखा क्वेश्चन, सामने उसका आंसर, सो दैट कि एग्जामिनर के लिए भी इजी हो जाए, और जब सिस्टमेटिक काम होगा तो ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स भी अच्छे ही मिलने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेकेड आई? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेकेड आई से देखा जा सकता है या फिर नहीं देखा जा सकता? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तो नाम से हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटे, मतलब ये इस टाइप के देखो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म है।
तो हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। अभी हमारे आसपास में पता नहीं कितने ही जर्म्स घूम रहे होंगे, कितने बैक्टीरिया, कितने वायरस, कितने प्रोटोजोआंस घूम रहे होंगे, हमको नहीं पता है। अगर हमको पता होता तो हम थोड़ा डिजीज से बच नहीं जाते, तो ऐसा तो नहीं होता है। तो ये इतने छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जिनको कि हम देख नहीं सकते नेकेड आई से, तो उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एंड अगर नहीं देख पा रहे हो तो किससे देखोगे, तो एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था, एक किसी चीज को इन्वेंट किया गया था, किसी साइंटिस्ट ने किया था, और उस साइंटिस्ट ने क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइप का इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया जिसका नाम क्या दिया, माइक्रोस्कोप नाम दिया। इसका नाम क्या दिया गया, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप नाम दिया गया, यानी कि माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ऑर्गेनिज्म हमको पता है, दैट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और उसको किसके थ्रू हम देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम देख पाते हैं। चल, सो छोटे छोटे से क्वेश्चन से देखो, आंसर बहुत छोटे हैं हमारे। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हमने ये पढ़ा है, अभी अभी देखा है हमने कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल वर्ड में हम सारे ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम स्टडी करना चाहेंगे तो कितनों की स्टडी करोगे भाई, कि अच्छा कॉलेरा ये कॉज करता है तो इसकी स्टडी कर लेते हैं, फिर आता है कि अच्छा इसकी स्टडी करना बहुत जरूरी है, अच्छा एक स्पाइरोगैरा नाम का भी कुछ होता है उसकी भी स्टडी कर लेते हैं, अच्छा एक काम करते हैं एक अमीबा करके कुछ आता है उसकी भी स्टडी करनी पड़ेगी। तो इट्स नॉट बेटर कि हम इतने सब की एक एक स्टडी कब तक करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर देते हैं। कुछ ग्रुप्स के अंदर जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर देंगे तो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट एंड लर्न इट। स्टडी करना भी इनका बहुत इजी हो जाएगा जब इसको आप क्लासीफाई कर दोगे। बेसिकली होता नहीं, अगर आपकी सपोज एक सिंगल बुक होती, अगर एक सिंगल बुक होती आपके पास में सारे सब्जेक्ट के लिए, वाह, कुछ को ऐसे लगा कि अरे वाह कितना अच्छा है ना कि एक सिंगल बुक ही पढ़नी पड़ती। अरे पागलो, ऐसे मत करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना। अगर एक सिंगल बुक होती तो क्या फर्स्ट चैप्टर क्या होता, नेचुरल नंबर्स, सेकंड चैप्टर क्या होता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थर्ड चैप्टर क्या होता, एसएसटी का कोई हिस्ट्री का चैप्टर अकबर के बारे में दिखा होता, अच्छा देर वापस एक मैथ्स का चैप्टर आ जाता। तो कितना कंफ्यूजिंग होता ना कि यार ये मतलब क्या है, हर चैप्टर नया ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इधर से इधर कुछ रिलेट ही नहीं हो रही है चीजें, ना कुछ लिंक हो पा रहा है, तो कुछ समझ ही नहीं आया बिल्कुल ही। इसीलिए क्या किया गया है, सारे सब्जेक्ट्स को अलग अलग क्लासीफाई करके डिफरेंट डिफरेंट बुक्स बना दी गई है, सेपरेट बुक्स है उनकी, और उसके बाद आपको स्टडी करना आई थिंक थोड़ा इजी हो जाता है। तो अब इनको भी इसीलिए हमने क्या किया है, सेग्रीगेट कर दिया, इनको भी क्लासीफाई कर दिया है, सो दैट कि इनकी स्टडी क्या हो जाए, हम सबके लिए इजी हो जाए। एक को पढ़ेंगे तो बाकी सबकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हमारे पास में आ जाएगी। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मेजर ग्रुप्स है, दे आर 5 मेजर ग्रुप्स, देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स। और 5 मेजर ग्रुप में जो सबसे पहले हमने पढ़ा था वो क्या था, बैक्टीरिया था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। आप कहाँ गए भाई, चलो बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा था। और ये जो बैक्टीरिया है क्या होता है, तो ये प्रिमिटिव टाइप का सेल है, बहुत ही सिंपल सेल था जिसके अंदर ना ही कोई न्यूक्लियस था, ना ही कोई साइटोप्लाज्म था, कुछ भी नहीं था, वहां पर कुछ भी नहीं था। डायरेक्टली बस क्या हो गया, एक सेल टाइप स्ट्रक्चर बन गया कि ठीक है ये लिविंग है, दैट्स इट। और ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, और ये सारे काम जितने भी अपने काम होते हैं ना बॉडी के, वो सब के सब एक सिंगल सेल में ही करता है। बाद में क्या हुआ, धीरे 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 मॉडिफिकेशन होते गए और उसके बाद पूरा प्रॉपर टाइप का सेल बना। लेकिन ये बैक्टीरिया प्रिमिटिव टाइप का सेल है, इसका मतलब है ये सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, एंसेस्टर है। मॉडिफिकेशन के बाद ये कॉम्प्लेक्स होता गया और फिर कॉम्प्लेक्सिटी आते 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 नए नए बनते गए। चलो नेक्स्ट हमने पढ़ा था वायरस के बारे में। वायरस क्या होता है, तो वायरस तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ये तो ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाइड भी हो गए थे क्योंकि इनके अंदर क्या आ गए थे, अपना खुद का डीएनए एंड आरएनए है इनके अंदर, डीएनए एंड आरएनए है इनके अंदर। तो इनके पास में क्या है, अपना खुद का डीएनए आरएनए है, मतलब कि ये अपने आप को रेप्लिकेट बहुत इजीली कर सकते हैं। अपने आप को रेप्लिकेट करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि इनकी कहानी अलग है। इनकी कहानी अलग कैसे, ये नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों के बीच की बॉर्डर लाइन के ऊपर रहते हैं। मतलब ये ना ही प्रॉपरली नॉन लिविंग थिंग है, ना ही ये लिविंग थिंग है। तब है क्या, है ये सिर्फ और सिर्फ बहरूपी। जब आउटसाइड में होते हैं तो ये नॉन लिविंग थिंग होते हैं, ना ये खुद चलते हैं ना कुछ काम करते हैं, ये इधर से उधर ऐसी जहां वो होता है ना कि ले जाए जहां हवा है वहीं हम चल देते हैं, वो वाला सीन इनका है। तो जहां पे हवा ले जाएगी वहां पे ये फ्लोट करते रहेंगे। तो ये उस टाइम पे कैसे बिहेव करेंगे, नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करेंगे। बट जैसे ही ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे, जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के अंदर ये एंटर कर जाएंगे,
वहां पे ये क्या करेंगे, उन्हीं बॉडी का प्रोटीन यूज करके अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे। फिर इन्हें याद आएगा कि अच्छा हाँ मैं तो लिविंग थिंग हूँ। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई गई थी, वैसे ही जब इनकी मेहमान नवाजी करने वाला कोई होस्ट इनको मिल जाएगा, किसी की बॉडी जब इनको मिल जाएगी, तब इनको याद आ जाएगा कि अरे मैं तो लिविंग थिंग हूँ, मैं नॉन लिविंग थिंग थोड़ी ना हूँ। जब तक बाहर है तब तक ये नॉन लिविंग थिंग है। जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे ह्यूमन बॉडी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जब ये उसके अंदर एंटर हो जाएगा तब इसे याद आएगा कि अच्छा हाँ मैं तो एक लिविंग थिंग हूँ। तो फिर ये क्या करेगा, ये अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देगा, यानी रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। और जब ये रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा, ये कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा और धीरे 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 डिजीज फैलाएगा। तो वही ना इंटरेस्टिंग चीज। चलो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोटोजोआन के बारे में कि प्रोटोजोआन्स क्या होते हैं। ये भी एक तरह से देखा जाता है इनको एनिमल की कैटेगरी में लिया गया था, लेकिन ये एनिमल थे नहीं। क्यों लिया गया इनको एनिमल की कैटेगरी में, बिकॉज यहाँ तक आते आते ये थोड़ा सा मॉडिफाइड हो चुके थे। अब इनकी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मेम्ब्रेन और एक अंदर का छोटा सा स्ट्रक्चर नहीं, बहुत सिंपल टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है, अब ये कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। जो प्रोटोजोआन्स है ये क्या हो चुके हैं, कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। और कॉम्प्लेक्स कैसे हुए हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन भी है। इनकी बॉडी में क्या है, सेल मेम्ब्रेन भी है। उसके अलावा और क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा इनकी बॉडी में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट है। उसी साइटोप्लाज्म के अंदर और क्या प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है इनकी बॉडी के अंदर। सेल ऑर्गेनल्स भी इनके लिए प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है इनके पास में। यानी कि इनकी जो बॉडी है ये इस तरह का जो अमीबा का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये नाम हमने सुने थे, राइट। बीच में होता है न्यूक्लियस, यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ छोटे छोटे सेल अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों होते हैं, तभी हमने कहा कि एक सिंगल सेल से ही उनको क्या करना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है। मतलब इनको अपना खाना भी लेना है, डाइजेस्ट भी करना है, एक्सक्रीशन भी करना है, रेस्पिरेशन भी करना है और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो उसके लिए इनकी बॉडी में क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर इनका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है, इवोल्यूशन हो गया है और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें इनके अंदर बन चुकी है। और इनके एग्जाम्पल्स कौन से हैं प्रोटोजोआन्स के, तो एक तो हमने अभी अभी पढ़ा था प्लाज्मोडियम नाम का एक प्रोटोजोआ होता है जो क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है। जो क्या करेगा, मलेरिया कॉज करता है। उसके अलावा हमने पढ़ा था अमीबा के बारे में, और हमने ये भी पढ़ा था कि अमीबा जो है अपना खाना कैसे एनगल्फ करती है। स्यूडोपोडिया मतलब फॉल्स फीट, पैर नहीं होता है लेकिन ऐसे दिखाती है कि मेरे पैर है। उसके अलावा हमने देखा था यूग्लिना के बारे में, यूग्लिना जिसके अंदर क्या होता है, एक फ्लैजिला होता है, एक फ्लैजिला होता है। तो ये जो प्रोटोजोआन्स है ये कैसे होते हैं, ये सीलिएटेड होते हैं। मतलब कि इनकी बॉडी पे क्या होता है, सीलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर लोकोमोशन। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर लोकोमोशन, मतलब कि सीलिएटेड बॉडी होती है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहता है, सीलिया कहा जाता है। सीलिएटेड बॉडी है लोकोमोशन करने के लिए। उसके अलावा एक होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला भी किसके लिए होता है, लोकोमोशन करने के लिए होता है। किसमें पाया जाता है, यूग्लिना के अंदर मिला था हमको, यूग्लिना के अंदर मिल गया था हमको फ्लैजिला। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था एल्गी के बारे में। एल्गी किसको नहीं पता होती, सबको पता है। और ये कौन सी कैटेगरी में आता है एल्गी, याद करो, ये प्लांट कैटेगरी में आते हैं। एल्गी कौन सी कैटेगरी में आएंगे, एल्गी आएंगे प्लांट कैटेगरी। अच्छा ये रेड कलर ले लेते, चलो एल्गी आएंगे प्लांट कैटेगरी के अंदर। क्यों आएंगे प्लांट कैटेगरी में, बिकॉज इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। प्लांट बॉडी की एक स्पेशलिटी होती है कि वो अपना खाना खुद ही सिंथेसाइज करते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से करते हैं। तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। अगर किसी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल नहीं है तो क्या होगा, वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो एल्गी है ये कौन सी कैटेगरी में आती है, ये प्लांट की कैटेगरी में आती है। एल्गी किस में आएगी, प्लांट की कैटेगरी में आती है एल्गी। और क्या करती है, अपना खाना खुद ही सिंथेसाइज करती है। बेसिकली रहती तो पानी के अंदर है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, हम वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दैट इज वाई ये कहाँ होती है, पानी के अंदर होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी, काई का नाम सुना ही होगा, ऊपर जो ग्रीन कलर की काई जम जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनका ग्रीन कलर होता है किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। इनका ग्रीन कलर किसकी वजह से है, क्लोरोफिल की वजह से है। और इनके क्लोरोफिल की वजह से ही ये क्या कर पा रही है, अपना खाना भी बना पा रही है। उसके अलावा हमने पढ़ा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी का एक और काम होता है, दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी
काम करती है। चलो, आफ्टर दैट हमने एक लास्ट और एक ग्रुप देखा था, दैट इज फंजाई। क्या देखा था? फंजाई देखा था। फंजाई की स्पेशलिटी क्या है और ये हमने कहाँ देखा है? तो हमारी ब्रेड मोल्ड हम कैसे बोल सकते हैं, जो हमारी ब्रेड ये खराब कर जाता है ना फंगस लग के, इसको तो हम नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते यार। ब्रेड को कैसे खराब कर सकते हैं? हमें खानी होती है ना ब्रेड। तो चले, तो ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड आ जाती है, जो फफूंद आ जाती है व्हाइट कलर की, वो किसकी वजह से आती है? फंजाई की वजह से आती है, बिकॉज वो क्या होती है? वो फंगस ही होती है। और जो अचार के ऊपर जो फफूंद आती है वो भी क्या है? फंजाई है। मशरूम्स फंजाई है। फंजाई में होता क्या है बेसिकली? तो फंजाई का एक नीचे क्या होगा? एक सपोर्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। जिसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक कहेंगे सपोर्ट को। उसके अलावा एक क्या होता है? इन पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, हर एक फंजाई का ये सही है, ये स्टॉक भी होगा, कैप लाइक स्ट्रक्चर भी होगा। दे कैन बी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अगर हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो क्या होता है? यीस्ट होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें क्या हो सकता है? फंगस हो सकता है, जो हमने भी देखा था। राइजोइड्स का नाम सुना होगा। राइजोइड्स हमने पढ़ा था। क्या होता है राइजोइड्स? ओके, थोड़ा सा फिर हम एक बार कलर चेंज करते हैं। कौन सा ले अभी बता दो? येलो ले लेते हैं। ओके, येलो ले लेते हैं। चलो, येलो तो हमने अभी तक सिर्फ यहीं पे लिया है, हटा देते हैं इसको भी, येलो ले लेते हैं। आ जाओ। होता क्या है? राइजोइड्स होता है। राइजोइड्स क्या होता है? तो एक तरह से हमने देखा होगा कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और फिर ऐसे इस तरह से राइजोइड्स होता है। ये एक और राइजोइड्स हो गया। यहाँ पे राइजोइड्स होता है, ये रूट्स जैसे स्ट्रक्चर जो होता है वो, उनको हम कहते हैं राइजोइड्स। अब क्या होगा जब ये ग्रो करेंगे? जब ये ग्रो करेंगे तो क्या बनाएंगे? एक स्टॉक बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। स्पोरेंजियोफोर हम इसको कहते हैं, इस स्टॉक को। इसके ऊपर क्या होता है? कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि बॉल्स होती है जिनको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। इन बॉल्स को हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम कहते हैं। इन बॉल्स को हमने नाम दिया है स्पोरेंजियम। और इन बॉल्स के अंदर क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन बॉल, इनके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। बहुत सारे इनके अंदर क्या होंगे? स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स होते हैं। देखो बेसिकली होता है क्या है? जो ये रूट्स होती है उनको हमने क्या नाम दिया? राइजोइड्स नाम दिया। इनको हमने क्या नाम दिया? राइजोइड्स नाम दिया। अब ये राइजोइड से देखो क्या बना? ऊपर की तरफ स्पोरेंजियोफोर आया। स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या है? स्पोरेंजियम है। और स्पोरेंजियम के अंदर कौन है? स्पोर्स है। जैसे ही ये एकदम से मैच्योर हो जाते हैं, जब मॉइस्ट सिचुएशन मिलती है, सूटेबल कंडीशन मिलती है, तो ये आ जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये बर्स्ट हो जाएगा। ये स्पोरेंजियोफोर क्या होगा? बर्स्ट हो जाएगा। और जब ये बर्स्ट हो जाएगा तो इसमें से बहुत सारे स्पोर्स निकल के आएंगे और वो स्पोर्स क्या हो गए? सब जगह पर फैल जाएंगे। सारी जगह पर कौन फैल गया? स्पोर्स फैल चुके हैं। अब जब स्पोर्स सारी जगह पर फैल चुके हैं तो जहां जहां पर स्पोर्स आएंगे वहां वहां फिर से क्या होगा? नए राइजोइड्स जो है, नए स्पोरेंजियोफोर जो है वो निकल के आ जाएंगे। और ये सारे स्पोरेंजियोफोर्स जो होता है ये कनेक्टेड होता है। ये देखो ये कनेक्टेड है ना, यहाँ पे ये कनेक्टेड किससे होता है? ये हाइफा से कनेक्टेड होता है। ये हाइफा से कनेक्टेड होते हैं। फाइन। तो ये फंगस जो होती है सब जगह पे आ सकती है, लेकिन एक सूटेबल कंडीशन होनी चाहिए। कौन सी? मॉइस्ट प्लेस होना चाहिए। थोड़ा जब नमी वाला, ह्यूमस वाला प्लेस होता है ना, ह्यूमिडिटी वाला, और ह्यूमस वाला नहीं, ह्यूमिडिटी वाला या मॉइस्ट प्लेस होता है, वहां पर ये आ जाते हैं। तो देखा होगा कि मशरूम कब होते हैं? बेसिकली बारिश के सीजन में जहाँ कीचड़ वचड़ होता है वहीं पर पाए जाते हैं। चलो, सो आई होप कि अब आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ऊपर ऊपर से वापस क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। और ये हमको बहुत अच्छे से याद है कि नाइट्रोजन को फिक्स करने की रिक्वायरमेंट होती है। नाइट्रोजन को फिक्स करने की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा होती है। अगर नाइट्रोजन को फिक्स नहीं किया जाएगा तो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स नहीं बनेंगे, और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स नहीं बनेंगे तो प्लांट बॉडी उसको यूज करके अमीनो एसिड और फिर प्रोटीन नहीं बना पाएगी। और प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो हमें नहीं मिलेगा, बिकॉज नाइट्रोजन भले ही एनवायरनमेंट में है लेकिन हम उसको डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे हमारा मैगी का वो जो पैकेट था उसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब वो बन गई है तो हम उसको यूज कर पा रहे हैं। वैसे ही जब नाइट्रोजन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, रॉ फॉर्म में है, तब हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसको सिंथेसाइज करके प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं कर सकते। लेकिन जब वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बना लेगी, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगा, तब प्लांट बॉडी उसको यूटिलाइज करके प्रोटीन बनाएगी, खुद के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि हमारी बॉडी तो उसको किसी भी फॉर्म में आने के बाद भी प्रोटीन का सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, वो सिर्फ प्लांट बॉडी करेगी, सबके लिए कर लेगी। फाइन। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो होती है वो किसके लिए होती है? ताकि नाइट्रोजन से क्या बनाया जा सके? प्रोटीन बनाया जा सके। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता कौन है?
क्या हमने किसी को अपॉइंट किया है? तो हमने तो किसी को अपॉइंट नहीं किया, लेकिन नेचर ने अपने आप ही अपॉइंट करके रखा है। नेचर ने किसको अपॉइंट किया हुआ है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपॉइंट किया है कि भाई आपको क्या करना है, आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब एयर से नाइट्रोजन को लेना है, सॉइल के अंदर मिक्स कर देना है, उसके बाद नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स बनाते रहना है, जिससे क्या होगा, जो प्लांट है उसको यूटिलाइज कर पाएगा। फाइन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? लेगुमिनस प्लांट के अंदर रहने वाला, लेगुमिनस प्लांट की रूट्स में या रूट नोड्यूल्स में रहने वाला एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वो करता है। एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? ये राइजोबियम, ये राइजोबियम मिलेगा आपको लेगुमिनस प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में। रूट्स में क्या होता है? रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स किसका? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। और लेगुमिनस प्लांट्स से क्या याद करवाया था? मटर। लेगुमिनस प्लांट्स का मतलब मटर या चने के पौधे जो हो जाएंगे वो। तो रूट्स के अंदर होते हैं रूट नोड्यूल्स, मतलब गांठें टाइप होती है, उसके अंदर कौन पाया जाता है? राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसीलिए हर बार क्या करते हैं फार्मर्स, एक लेगुमिनस क्रॉप लगाते हैं और उसके बाद लगाते हैं नॉन लेगुमिनस क्रॉप, जिससे कि क्या हो, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे। ठीक है। सेकेंड एक और चीज होती है, फर्स्ट तो हमारा राइजोबियम हो गया, सेकेंड एक और होता है, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। अभी हमने पढ़ा है ये ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है? ये ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या करेगी? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम और किसने किया? ब्लू ग्रीन एल्गी ने किया। ये तो हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात, जिन्होंने क्या किया? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किया। उसके अलावा एक और मेथड होता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है, दैट इज लाइटनिंग। लाइटनिंग की वजह से क्या होता है? नाइट्रोजन जो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, वो अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मतलब कि सेपरेट होकर अलग अलग एन में आ जाता है। उसके बाद वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। फिर जब बारिश का पानी उसमें मिक्स होगा तो एसिड बनेगा, फिर वो नीचे जाएगा, अमोनिया बनाएगा, फिर नाइट्राइट्स, नाइट्रेट बनेंगे और उसके बाद प्लांट बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेगी। चले, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम किसने किया? राइजोबियम ने किया, ब्लू ग्रीन एल्गी ने किया और लाइटनिंग ने किया। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 10 लाइंस ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ्स। हमारी लाइफ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कहाँ कहाँ पर है, इन सब के बारे में आपको बताना है। तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। एटलीस्ट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद तो हमको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एनिमी नहीं है। जब देखो हमसे हमें सिर्फ डिजीज देने नहीं आते हैं, हमें हमेशा परेशान करने के लिए नहीं आते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स भी हैं। कैसे है, क्या क्या चीजें देते हैं, यूजफुलनेस क्या है उनकी, तो देखो सबसे पहली चीज तो क्या होता है, हमारे डिलीशियस केक्स। बाकी सब में मुझे लगता है सबसे पहले आपको केक ही नजर आया होगा। तो डिलीशियस केक्स को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ईस्ट का यूज किया जाता है। ईस्ट क्या करता है? ईस्ट करता है फर्मेंटेशन, और जिसकी वजह से क्या होता है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज किया जाएगा, अल्कोहल कम क्वांटिटी में होगा, तो क्या हो जाएगा, जो हमारे इस ब्रेड का, जो इस केक का बैटर है, वो अच्छे से फूल जाएगा। और उसके बाद जो हमारा केक बनेगा वो बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा, बहुत ही स्पॉन्जी, एकदम अंदर जो है जाली सी बन जाएगी। वैसे ही हमारी ब्रेड है, जाली सी नजर आ रही होगी इसके अंदर आपको, तो ये भी क्या है, ईस्ट की वजह से बनती है। इसके भी बैटर को क्या किया जाता है, थोड़ी देर के लिए रख दिया जाता है, जिससे कि क्या हो, उसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड बने और वो एकदम से फूल जाए। और एक बार जब बेक करा जाएगा इसको, तो बेक करने के बाद में ये एकदम से स्पॉन्जी बन जाए, बिल्कुल सॉफ्ट सी ब्रेड बन जाए। चले, तो एक तो हमारा यूज ये हो गया। सेकेंड थिंग कि इसी ईस्ट से क्या कर सकते हैं हम, इसी ईस्ट से हम अल्कोहल बना सकते हैं। ईस्ट से जब फर्मेंटेशन होगा, अगर ग्रेप का फर्मेंटेशन होगा तो क्या बन जाएगी, वाइन बन जाएगी। ग्रेप का जब फर्मेंटेशन किया जाएगा तो क्या बनेगी, वाइन बनेगी। और वही अगर किसी सीरियल का, माइलेट का अगर फर्मेंटेशन किया जाए ईस्ट के थ्रू, तो क्या बन जाएगा, तो फिर बनेगी बियर। तो इसको देख के कुछ याद आया, इस ग्लास को देख के एक बहुत ही अच्छा सीन याद आ रहा होगा ना। चलो, तो ये जो ग्लास है इसमें क्या है, वाइन है, बियर है, कुछ भी हो सकता है, वाइन, बियर मान लो, विस्की मान लो, कुछ भी मान लो। किसकी वजह से बनेगा, तो जब ईस्ट फर्मेंटेशन करेगा उसकी वजह से बनेगा। शुगर पे जब ईस्ट काम करेगा तो शुगर से वो क्या बना देगा, शुगर को कन्वर्ट कर देगा वो अल्कोहल एंड CO2 में, और इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, फर्मेंटेशन कहा था। तो ये भी एक बहुत बड़ा कमर्शियल यूज है। ये अल्कोहल को बनाना जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कमर्शियल यूज है, जिसको कि हम बिल्कुल भी भूल नहीं सकते।
एक और टाइप का बैक्टीरिया होता है जिससे क्या बनता है, विनेगर बनता है। कौन सा होता है, वो होता है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है, फर्मेंटेशन के थ्रू, जो क्या कर रहा है, फर्मेंटेशन के थ्रू क्या बना रहा है, फर्मेंटेशन के थ्रू क्या बनाएगा, विनेगर बनाएगा। किसका फर्मेंटेशन, तो अल्कोहल का फर्मेंटेशन। अल्कोहल का क्या किया जाएगा, फर्मेंटेशन किया जाएगा और अल्कोहल के फर्मेंटेशन से क्या बनेगा, विनेगर बनेगा। किसने बनाया, एसिटोबैक्टर नाम के बैक्टीरिया ने बनाया। एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया ने बनाया है विनेगर को। तो ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही अच्छा यूज है। क्यों है, क्योंकि इसी की वजह से तो हमारे चाइनीज बन के आते हैं, वरना हमारे चाइनीज कैसे बनते। चाइनीज थिंग्स जो होती है ना, जो चाउमीन हो गई आपकी, चाहे आपके मंचूरियन हो गए, सबके अंदर क्या डाला जाता है, विनेगर डाला जाता है। चले, उसके अलावा अगर कर्ड बनाना है, दही बनाना है, तो कौन बनाता है, लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया बनाता है। लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जो है वो दही बनाने में हेल्प करता है। अगर मुझे लगता है कि कुछ को अगर दही को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे, अगर दही को माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखा जाए ना, तो मुझे लगता है आपको बहुत सारे लैक्टोबैसिलस ना ऐसे घूमते घूमते से नजर आ जाएंगे। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो उसके बाद में दही भी नहीं खाएंगे। बट हमें ऐसा करना नहीं है, बिकॉज ये बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ये हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड होते हैं, ये हमें कभी भी हार्म नहीं करते हैं। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है बैक्टीरिया, वो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। तो एक कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड किसकी वजह से हुआ, बैक्टीरिया की वजह से हुआ, अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ। तो आई थिंक मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है आप लोगों के पास में जो कि आप लिख सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यूजफुलनेस के लिए, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कहाँ कहाँ पर हमारी हेल्प करता है, कैसे कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, क्यों हम उसको यूज कर लेते हैं, क्यों वो हमारे फ्रेंड है। ये सारी चीजें मुझे लगता है आसपास देखकर भी अब आप लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और इसके यूजेस को देखते हैं। और इसके यूजेस क्या हो सकते हैं, तो देखो, सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हमने अभी पढ़ा था कि अगर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना है तो कौन करेगा, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया करेगा, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी करने वाला है। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्यों की जाती है, जिससे कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का रिप्लेनिशमेंट हो जाए, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन रिप्लेनिश हो जाए और प्लांट बॉडी को इजीली नाइट्रोजन जो है वो मिल जाए, अपनी रॉ फॉर्म में नहीं, अपने कंपाउंड फॉर्म में, ताकि नाइट्रोजन से क्या बनाया जा सके, प्रोटीन बनाया जा सके, नाइट्रोजन से प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जा सके और सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहे। दैट इज वाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके अलावा आपने एक देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं, पेड़ों की पत्तियां बहुत सारी नीचे गिर के आती है, कभी कभी होता है कि फ्रूट्स भी नीचे गिर जाते हैं। अगर हम उनको क्लीन नहीं करेंगे तब भी कुछ टाइम के बाद क्या होता है, एक जादू होता है और वहां से सारी पत्तियां, सारे फ्रूट जो है वो ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। अगर कोई एनिमल है जो कि मर चुका है तो धीरे 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 ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो खत्म होते चला जाता है और अपने आप ही वो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है और गायब हो जाता है वहां से। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए कि उसके ऊपर किसने काम किया, डीकंपोजर्स ने वर्क किया। उसके ऊपर किसने वर्क किया, डीकंपोजर्स ने वर्क किया। और ये जो डीकंपोजर्स है ये भी क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। और ये किसमें हेल्प करते हैं, ये क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में हेल्प करते हैं। ये एनवायरनमेंट क्लीनिंग में हेल्प करेंगे, एनवायरनमेंट क्लीनिंग में हेल्प करेंगे कि एनवायरनमेंट को अगर क्लीन करना है, एकदम साफ रखना है, तो किसने हेल्प की, डीकंपोजर्स ने हेल्प की। क्या किया उन्होंने, डीकंपोज कर दिया। उन्होंने सारी चीजों को क्या कर दिया, जो लिविंग मैटर है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, उसको क्या किया, डीकंपोज किया। और डीकंपोज करने के बाद में नाइट्रोजन को तो फिर से कहाँ डाल दिया, एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहाँ डाल दिया, एटमॉस्फेयर में। जो रिमेनिंग था वो क्या था, ह्यूमस था, वो ऑर्गेनिक मैटर था जो कि फिर से कहाँ चला गया, सॉइल में। और सॉइल फिर से क्या हो गई, न्यूट्रिएंट से रिप्लेनिश हो चुकी है। तो देखो सब कुछ अपनी अपनी जगह पे पहुंच गया। लेकिन क्लीनिंग का काम किसकी वजह से हुआ, डीकंपोजर्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ। अगर ये डीकंपोजर्स नहीं होते तो हो सकता है कि फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स मर जाते हैं, जो पत्तियां नीचे गिर जाती है, जो प्लांट के कोई भी पार्ट अगर नीचे गिर जाता है, कोई फ्रूट्स अगर गिर जाते हैं, तो वो वही रह जाते हैं, वहां पे एकदम से ढेर बन जाता है। लेकिन वो ढेर नहीं बनता है, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगता है, खत्म होता जाता है। क्यों होता जाता है, क्योंकि डीकंपोजर्स वहां पर वर्क करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर बिना कहे वर्क करते हैं, बिना सैलरी के वर्क करते हैं। चलो उसके अलावा और क्या यूज हो सकता है, तो और होता है हमारे एंटीबायोटिक्स, वैक्सीनेशन। कैसे भूल सकते हैं हम उनको, जब भी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर हमें क्या प्रेस्क्राइब करता है, एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब करता है अगर आपको कोई भी बैक्टीरियल डिजीज है तो
तो क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, बैक्टीरिया को मारने का काम करेंगे ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो कम हो जाए और बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी से पूरा खत्म हो जाए। तो ये एंटीबायोटिक्स भी किससे बनता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनता है। ये कुछ ऐसे अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे कि एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है और उसके बाद यही अच्छे बैक्टीरिया क्या करते हैं, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं उनको खत्म करने का काम करते हैं। उसके अलावा अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन तो आई होप कि सबको पता है, उसमें भी क्या किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही यूज किया जाता है ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वो डिजीज ना हो। तो आई होप कि आपको बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस समझ में आ गए होंगे और अब आप एग्जाम में बहुत इजीली 10 पॉइंट्स क्या 15 पॉइंट्स भी लिख पाएंगे कि हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ पर हमारे लिए यूजफुल होते हैं, वो ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन आपको देखो इस तरह से पॉइंट्स में आंसर देना है, बिल्कुल वन बाय वन पॉइंट्स बनाते बनाते आपको आंसर देना है ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आप एक्चुअली उनको बताना क्या चाह रहे हो। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब अच्छी बातें बहुत हो गई, थोड़ी सी बुराई कर लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बुराई करने में ज्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिजीज फैलाते हैं। भाई ये चीज तो बच्चों को भी पता होती है, तो हमें तो पता होनी ही चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, यानी बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, प्रोटोजोआंस हो गए, बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं हमें। दैट इज वाई ये हमारे लिए बैड होते हैं, ये हमारे दुश्मन भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड ही होते हैं, ये हमेशा हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं। सिर्फ फ्रेंड नहीं, सिर्फ दुश्मन नहीं, दोनों मिक्स बैलेंस करके चलते हैं ये कि थोड़ा सा अगर अच्छा है तो थोड़े बुरे भी है, वो ना हम अच्छे भी हैं हम बुरे भी है, वो वाला सीन है यहाँ पे। चल सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी ये क्या करे, डिजीज कॉज करे। अब बैक्टीरिया से हमें बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज हमें पता है और मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस के अंदर जो हम देखते आ रहे हैं उसमें कॉलेरा तक आपको याद हो ही गया होगा कि कॉलेरा क्या हो रहा है, टाइफाइड है, कॉलेरा है, ये सब किससे फैलता है, ये फैलते हैं बैक्टीरिया से। ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब बैक्टीरिया से फैलने वाली डिजीज है। दैट मीन्स कि बैक्टीरिया हमारे लिए कैसा हुआ, हार्मफुल हुआ। अच्छा, क्या वायरस से डिजीज नहीं फैलती है, बिल्कुल फैलती है भाई। एड्स ले लो, वायरस से फैलता है। कोल्ड है, कफ है, ये सब किससे फैलता है, वायरस से ही फैलता है। चिकन पॉक्स है, वायरस से फैल सकता है। प्रोटोजोआन से मलेरिया जो हमारे अपना प्राइवेट जेट पे आता है, मच्छर के ऊपर बैठ के आता है, वो क्या करता है, वो भी हमें डिजीज कॉज करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें क्या कर रहे हैं, डिजीज कॉज कर रहे हैं। दैट इज वाई ये हमारे लिए क्या होते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अच्छा, क्या ये सिर्फ ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये प्लांट बॉडी में भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। अगर ये व्हीट के, राइस के, किसी भी फ्रूट के या किसी भी अदर प्लांट के ऊपर अगर कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया चला जाए तो वो क्या करेगा, वो उनको भी डिजीज कॉज करेगा और उससे क्या होगा, फार्मर की जो मेहनत है वो पूरी बर्बाद भी हो सकती है। प्लांट में डिजीज लगने के बाद में जो राइस ग्रेन्स होते हैं, जो व्हीट ग्रेन्स है, वो खराब हो जाते हैं, फ्रूट्स खराब हो जाते हैं, इतने खराब हो जाते हैं कि हम उसको यूज नहीं कर सकते। अच्छा, अगर किसी ग्रेन का डिस्कलरेशन हो गया, उसका अगर कलर चेंज हो गया, तो क्या हम उसको यूज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सड़े हुए जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, क्या हम उनको यूटिलाइज करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम उनका यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो हमें क्या करेंगे, वो हमें भी डिजीज कॉज करेंगे, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी अगर हम ऐसी चीजें खाएंगे तो। दैट इज वाई जो वायरस है, बैक्टीरिया है, ये कई बार होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे है जो हमें डिजीज भी कॉज करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं। उसके अलावा ये एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करते हैं। एक एंथ्रेक्स नाम की बीमारी हमने सुनी होगी, एंथ्रेक्स नाम तो बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर हम देखें काउज में, बफेलोज में, तो एंथ्रेक्स नाम की डिजीज जो है वो बहुत कॉमन है और ये भी किससे फैलती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही फैलती है, जो कि किसी भी एनिमल के अंदर हो सकती है। बेसिकली इसमें एक फीवर आता है, फीवर के बाद क्या होता है, जो कोई भी जो एनिमल है वो डेड हो जाता है, लेकिन उससे पता नहीं चलता कि भाई डायरेक्टली फीवर से कैसे हो गया, बट पॉसिबल है। फीवर से क्या हो सकता है, जो एनिमल की अगर डेड हो एनिमल अगर कोई मर जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, उसको एंथ्रेक्स हुआ होगा। फाइन, तो यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने अच्छे होने के बाद भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बुरे भी होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी को, प्लांट बॉडी को, एनिमल बॉडी को डिजीज कॉज कर सकते हैं। चलो, सो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और हमें एंटीबायोटिक लेते टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशंस रखने की जरूरत होती है, कौन कौन से प्रिकॉशंस हम रख सकते हैं या हमें रखने की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है।
देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है। तो आई होप कि इस पिक्चर को देख के कुछ समझ में आ रहा होगा कि एंटीबायोटिक्स क्या होती है। एंटीबायोटिक्स हमारे लिए सुपरमैन होती है, ठीक है, बैटमैन होती है, सुपरमैन होती है, स्पाइडरमैन होती है, बहुत सारे, कोई भी ले लो, कोई भी सुपर हीरो में से कुछ भी बना लो इनको। ये सब क्या कर रही है, ये सारी एंटीबायोटिक्स हमारे लिए उन बैक्टीरिया को, उन वायरस को, उनको बाहर भगा रही है, मतलब बैक्टीरिया को, वायरस इसको नहीं, ओनली बैक्टीरिया पे काम करती है। एंटीबायोटिक्स हमेशा बैक्टीरिया पे ही काम करती है। बैक्टीरियल डिजीज के अंदर डॉक्टर हमें हमेशा क्या प्रिस्क्राइब करता है, एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करता है, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया जा चुके हैं, जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, वो मर जाए या उनकी ग्रोथ जो है बिल्कुल रुक जाए, ताकि हमारी बॉडी से वो डिजीज खत्म हो जाए पूरी जड़ से। सो एंटीबायोटिक्स, देखो एंटीबायोटिक्स जो ये ड्रग्स है, ये क्या कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने का या उनको मारने का काम करेंगे, जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रही है, डिजीज कॉज कर रही है। अब इनको लेते टाइम प्रिकॉशंस क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रख के फिर हमें इनका यूज करना चाहिए। तो देखो, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ हो गया, जरा सी हमें कुछ भी डिजीज हो गई या हमें बुखार आ गया या कुछ थोड़ा सा कुछ हो गया और हम अपनी मर्जी से एक एंटीबायोटिक ले आए मार्केट से और हम उसको लिए जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत तरीके है। हमें हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बाद ही एंटीबायोटिक्स का यूज करना चाहिए। इवन कोई भी टेबलेट क्यों नहीं है, कोई भी मेडिसिन है, कोई भी ड्रग है, हमेशा डॉक्टर से पूछकर ही यूज करना चाहिए। बिकॉज अपने खुद के डॉक्टर खुद नहीं बनना है। एक्चुअली जो क्वालिफाइड डॉक्टर है ना, उनसे जाके पहले प्रेस्क्रिप्शन लेके आना है कि हाँ जी हम ये यूज कर ले क्या, तो वो अपने आप आपको प्रेस्क्राइब कर देंगे कि भाई हाँ आप ये चीजें यूज कर सकते हो। तो उनके प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से ही हमें उनका यूज करना है। एंटीबायोटिक्स को कभी भी ना ज्यादा ना कम यूज करना होता है। अगर डॉक्टर ने हमें बोला है कि आपको 3 डेज का कोर्स लेना है या आपको 4 डेज का कोर्स लेना है, तो एक्चुअली हमें उसको पूरा करना होता है। बेसिकली इंडिया के अंदर मतलब क्या होता है, एक दिन लिया, ठीक है, हम थोड़े नॉर्मल हो गए, एक बार लिया हमने, अच्छा थोड़ा अब रिलीफ मिल रहा है, थोड़ा सा उठने की हिम्मत हो गई, अच्छा खाना वाना तो खा ही लेते, जूस वूस पी लेंगे, हो जाएगा। इवनिंग में फिर हमने मेडिसिन ले ली, दूसरे दिन उठे कि अरे यार अब तो बहुत अच्छे से फ्रेश फील कर रहे हैं हम, और ये इतना फ्रेश फील करने के बाद जब मेडिसिन सामने आती है तो अब हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, हम तो ठीक हो चुके हैं भैया, और जो थोड़ी बहुत बीमारी है वो अपने आप अब खाने पीने से ठीक हो जाएगी, अब हम नहीं लेंगे उनको। तो ये नहीं लेने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही गड़बड़ है। एंटीबायोटिक्स को या कोई भी जो डॉक्टर ड्रग हमें देता है वो हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से ही लेना चाहिए। अगर उन्होंने बोला है 2 डेज का कोर्स लेना है तो 2 डेज पूरे करना है, 3 डेज का लेना है तो 3 डेज पूरे करना है, बीच में उसको छोड़ना नहीं है, ना ही उसको स्किप करना है, बहुत गड़बड़ हो जाती है उससे। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं और महानुभाव होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि डॉक्टर ने तो हमें बोला 3 डेज का, एक काम करते हैं 4 डेज ले लेते हैं, क्या होगा, बीमारी जो है ना वो जड़ से खत्म हो जाएगी। तो ये जो एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक ले लेते हैं ना, उससे भी गड़बड़ है। क्या हो जाता है उससे, तो जो हमारी बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे लिए गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो बहुत ही अच्छे हैं, जो हमारी जो मेटाबॉलिज्म है उसको प्रॉपर वे में चलाने के लिए हेल्प करते हैं या डाइजेशन को प्रॉपर करने में हेल्प करते हैं, उन बैक्टीरिया को भी वो एंटीबायोटिक फिर क्या करेगा, खत्म कर देगा। भाई जिनको खत्म करना था उनको तो ये ऑलरेडी कर चुका है। अब अगर आप एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक लेंगे तो क्या होगा, उससे जो गुड बैक्टीरिया है हमारे गट में वो उनको भी खत्म कर देगा, और उनको खत्म करने के बाद तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा, तो बीमारी कुछ और थी, हम कुछ और ले बैठेंगे। दैट इज व्हाई एंटीबायोटिक्स हमेशा डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से लेनी चाहिए, ना उससे कम लेना है ना उससे ज्यादा लेना है, और टाइम टू टाइम लेना है, बिल्कुल भी उसको स्किप नहीं करना है। सो आई होप कि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और अगर ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर है, इसका मतलब है कि आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया है, चाहे वो थ्योरी पार्ट है चाहे क्वेश्चन आंसर है। एंड आई होप कि अब आप एग्जाम के अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं करने वाले हैं एंड फुल मार्क्स लेके आने वाले हैं। चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।